हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? हमने किया था गुडविल चैप्टर स्टार्ट। तो जो गुडविल चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, आज हमें उसके अंदर पढ़ना है बच्चों मेथड्स क्या होते हैं उसकी वैल्यूएशन के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने आज करना है बेटा मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है जी, हाँ जी सर। तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आज हम लोगों को देखने हैं। बेसिकली बच्चों, हमारे पास में 4 मेथड होते हैं गुडविल को इवेल्युएट करने के या फिर वैल्यूएशन करने के। तो नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर 2 तरीके से हम गुडविल को वैल्यूएट करते हैं। कैसे? नंबर 1 तो सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, और दूसरा जो है उसका नाम है बच्चों वेटेड एवरेज मेथड। तो जिन बच्चों ने 11th क्लास के अंदर स्टैट्स पढ़ी है उन लोगों के लिए ये बहुत ही इजी हो जाएगा कि वो इन 2 मेथड्स को समझ सकें। ठीक है, चलिए, ये तो था एक मेथड। दूसरा मेथड है हमारे पास में सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड देखेंगे अभी कि इन मेथड्स में किस तरीके से काम किया जाता है। सभी पहले नाम लिख लीजिए बच्चों आप। तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। और फर्दर कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी बच्चों 2 तरीके के फर्दर हमारे पास में है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है जी। और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद में एक 4th मेथड और है हमारे पास में, वो है बच्चों प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ठीक है, इस तरीके से भी हम गुडविल को निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो 4th मेथड है ना बच्चों, ये आपके कोर्स में नहीं है, नॉट इन कोर्स। तो देखिए, क्लास शुरू होते ही मैंने आप लोगों को एक खुशखबरी दे दी है कि जो 4th मेथड है वो आपके पास में नहीं है, हमें सिर्फ 3 ही मेथड करने हैं। ठीक है सर, देखा, बहुत बढ़िया, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं इन बातों पे। चलिए पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले अपना मेथड कौन सा? एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो बच्चों, जरा ध्यान से देखना, पहले समझना, फिर अगर आप लोगों को ठीक से समझ में आ जाएगा तो आप आगे भी खुद भी काम कर सकेंगे। तो सबसे पहला हमारा मेथड कौन सा? एवरेज, हमने नाम क्या दिया? एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है जी। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हम गुडविल को कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए हमारे पास में है क्या फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट्स को हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो हैं वो क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे, यानी कि कितने साल हम काम करते हैं। मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाया था ना लास्ट क्लास में, उसमें मैंने बताया था कि कितने साल तक हम काम करते तब जाकर के हमें ये प्रॉफिट
जो है नसीब होते, अगर हमने किसी बिजनेस को परचेज कर लिया है तो हमें उतने साल के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये वही है नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है। अच्छा, अब सर ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे, लेकिन हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एंड व्हाई एवरेज प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट से क्यों करना है हमें? देखो बच्चों, समझते हैं इस चीज को। ऐसा होता है कि ना कभी भी है ना प्रॉफिट स्टेबल नहीं होते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे आप लोगों के मार्क्स हर सब्जेक्ट में अलग अलग आते हैं। एक बच्चा है, मान लो जी कि मेरा एक स्टूडेंट है शाम, शाम के अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग मार्क्स आते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसकी परसेंटेज निकालने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा जितने भी उसके नंबर ऑफ सब्जेक्ट थे उससे, तो मुझे उसकी एवरेज परसेंटेज पता लग जाएगी। लेकिन अगर शाम हर सब्जेक्ट के अंदर सेम ही मार्क्स लाता है तो उसकी एवरेज भी उतनी ही होगी जितना कि उसके हर सब्जेक्ट में मार्क्स आए होंगे। लेकिन देखिए, क्या यह पॉसिबिलिटी है कि शाम हर सब्जेक्ट के अंदर एक जैसा ही हो? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो हमें क्या करना पड़ता है सर? उसके मार्क्स की एवरेज निकालनी पड़ती है। ठीक इसी तरीके से बच्चों, ठीक इसी तरीके से क्या यह पॉसिबल है कि किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट्स लाइन लगा करके हर साल सेम रहे हो? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर। फ्लक्चुएशंस तो आती हैं, कभी ज्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं, कभी लॉसेस भी होते हैं। तो इनको हमें क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है जितने भी साल के प्रॉफिट्स होते हैं, और निकालना पड़ता है एक एवरेज, और उस एवरेज को हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके अपनी गुडविल को वैल्यूएट कर सकते हैं। सर कितना आसान है देखिए आप ये करना। सोचिए, आपको एग्जाम के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है तो मुफ्त के नंबर हैं। आओ चलो सीखते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। मैंने एक एग्जाम्पल लिया और एग्जाम्पल के अंदर मैंने क्या लिया? मान लीजिए कि मेरे पास में मैंने एक बिजनेस परचेज किया। ठीक है, तो बिजनेस ऑफ मिस्टर मोहन। किसका बिजनेस था ये? मिस्टर मोहन का बिजनेस था। तो मिस्टर मोहन का जो बिजनेस था ना, उसके अंदर प्रॉफिट्स कुछ इस तरीके से थे। फर्स्ट ईयर में उनके प्रॉफिट्स थे 40,000। सेकेंड ईयर में उनके जो प्रॉफिट्स थे वो थे 50,000। ठीक है, थर्ड ईयर में उनके प्रॉफिट 60,000 थे। फोर्थ ईयर में उनके प्रॉफिट्स 50,000 थे। ठीक है जी, तो अब मुझे कैलकुलेट करनी है जी गुडविल, और मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर दिए हुए नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, वो जो हैं वो कितने हैं? 3 इयर्स। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो क्वेश्चन आपको एग्जांपल सामने दिया हुआ है। अब हमने क्या किया? हमने गुडविल निकालनी है। हमारे को सबसे पहले क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट्स चाहिए। तो हमने निकाला जी एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स कितने हैं? मैंने प्लस कर दिया सारे के सारे प्रॉफिट्स को। कितने हैं जी? 40,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000। ठीक है जी, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया किससे? 4 से। एवरेज निकल करके आ जाएगी। 4 साल के प्रॉफिट्स थे ना। ठीक है, तो मेरे पास में टोटल जो है ये बनता है ₹2 लाख, है ना? ये देखिए इस तरीके से। तो 2 लाख रुपीस के मेरे क्या आ गए? ये टोटल प्रॉफिट्स थे, और उसको मैंने अगर डिवाइड कर दिया 4 से तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास में ₹50,000, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, है ना? तो ये मेरी गुडविल कितनी आ जाएगी? मेरी गुडविल आ जाएगी सर 1,50,000। तो 50,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 1,50,000। बताओ कितना आसान था ये।
मतलब एग्जामिनेशन के अंदर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ये फ्री के नंबर होते हैं। हाँ जी सर, ये सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए था। एग्जाम में इतना अच्छा क्वेश्चन और इतना प्यारा क्वेश्चन तो कोई डालता ही नहीं है। खैर चलते हैं बच्चों आगे, आगे करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास में अब आगे क्या है। तो पेज पलटता हूं मैं और देखते हैं कि हमने क्या क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। इस तरीके से मैंने इसको शीट को लगा दिया, ठीक है। और अब मैं करता हूं क्या, पेज नंबर 3.6 निकाल लेता हूं। मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट करके रखा है पेज नंबर 3.6। निकाल लो बच्चों, मेरे साथ में निकाल लो 3.6, ठीक है। देखो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है और इस एग्जाम्पल को हम यहीं पे पढ़ सकते हैं, है ना। ऐसा ही एक एग्जाम्पल जैसा हमने भी किया है ना, इसी तरीके का एग्जाम्पल हमारे पास में एक बुक के अंदर है। मैं चाहूंगा आप इसको जरा देख ले। तो 3.6 पेज नंबर पे है बच्चों ये हमारा एग्जाम्पल। और देखो क्या लिखा है यहां पे, देखो लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म ऑफ ए फर्म इज वैल्यूएटेड एट 3 ईयर्स परचेज। 3 ईयर परचेज यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है, 3 ईयर परचेज और 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, 4 साल के एवरेज प्रॉफिट्स हैं हमारे पास में, ठीक है। और ये 4 साल के प्रॉफिट्स कितने हैं, 50,000 है, 11,000 है, 18,000 है और 16,000 है ना, यही दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया यहां पे, देखो बुक के अंदर भी एग्जांपल में किया हुआ है कि हमने इसको चारों को ऐड किया, डिवाइड किया 4 से, तो अमाउंट कितना आ गया 15,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था 3 ईयर्स। तो 45,000 की हमारी जो गुडविल है वो हमारे सामने आ गई है। बच्चों इलिस्ट्रेशन नंबर 1 जो थी ना, वो थी एक सिंपल इलिस्ट्रेशन। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम देखे जाते हैं एग्जाम्स में। अब हम आगे अगले लेवल पे अपने क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं, अपने चैप्टर को लेकर के चलते हैं। आप मेरी बात गौर से सुनिएगा। देखो ऐसा होता है हमारे पास में कि जब भी कोई पर्सन दूसरे किसी पर्सन का बिजनेस परचेज करता है, मान लीजिए मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स का बिजनेस परचेज करना था, तो मिस्टर वाई को गुडविल का अमाउंट एक्स्ट्रा में पे करना पड़ेगा। अब मिस्टर वाई जब गुडविल का अमाउंट पे करेंगे एक्स्ट्रा में, तो ये कैलकुलेट होगा हमारे प्रॉफिट्स के ऊपर, यानी कि मिस्टर एक्स ने जितने भी प्रॉफिट्स कमाए होंगे पास्ट में, उनके कुछ ईयर्स के प्रॉफिट को हम गुडविल के तौर पे यूज कर सकते हैं। अब जब बात आती है प्रॉफिट्स की, तो हमारी बात होती है किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। अब मान लीजिए यहां पे मैं ही मिस्टर वाई था, ठीक है। मैं कौन हूं, मेरा नाम है दिवाकर तंवर और दिवाकर तंवर एलजी की, दिवाकर तंवर सर कहां चले गए, चले गए जी एलजी के पास में। एलजी क्या है, एलजी हमारी एक ब्रांडेड कंपनी है जिसकी हमने एसी वगैरह भी यूज करते हैं हम घरों में। तो मैं चला गया कहां पे, एलजी कंपनी के पास। मैंने कहा जी मैं आपका बिजनेस परचेज करना चाहता हूं। तो देखिए एलजी कंपनी ने मुझे क्या दिया, अपना एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया, उनकी ये स्टेटमेंट के अंदर कि ये हमारे लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स हैं, जहां की मुझे लास्ट ईयर के जो प्रॉफिट्स थे वो कितने दिखाई दे रहे थे, 9,15,000, है ना, 9,15,000, ठीक। हां जी सर। अब मैं आप लोगों को जरा एक रूल याद दिला दूं कि बस ये याद रखना कि बच्चों इकोनॉमिक्स में जो हमने हमेशा पढ़ा है कि नेट प्रॉफिट का एक्सपेंस के साथ में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, आप लोग जानते ही हैं। नेट प्रॉफिट का एक्सपेंसेस के साथ में इनवर्स रिलेशनशिप होता है और इनकम के साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। मतलब क्या होता है इसका, मतलब यह होता है बच्चों कि अगर हमारे एक्सपेंस बढ़ेंगे तो नेट प्रॉफिट घटेंगे और अगर हमारी इनकम्स बढ़ेंगी तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ेंगे, ठीक है जी। और अगर हमारे एक्सपेंसेस कम हुए तो हमारे नेट प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। यानी कि खर्चा बचाते हैं तो नेट प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाते हैं। आओ बच्चों
देखते हैं इसी चीज को ध्यान में रखते हुए। एक बात बताओ, एलजी ने मुझे कितना कहा कि उनके प्रॉफिट्स कितने हैं? 9,15,000 रुपीज के उनके प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि 9,15,000 के जो उनके प्रॉफिट्स थे वो प्रॉफिट्स मैंने यहां पे लिख दिए, और मुझे कुछ चीजें ठीक नहीं लग रही थी। तो वो चीजें क्या ठीक नहीं लग रही थी, मैंने यहां पे लिखा उसकी एडजस्टमेंट करने के लिए। तो मैंने यहां लिखा नेट प्रॉफिट्स। नेट प्रॉफिट्स कितने के थे? 9,15,000 रुपीस मैंने लिख दिया। अच्छा जी, अब एक बात बताओ, सैलरी बिजनेस से जुड़ा हुआ खर्चा है? हां जी, बिजनेस से जुड़ा हुआ खर्चा है। प्रिंटिंग बिजनेस से जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टीजमेंट बिजनेस से जुड़ा हुआ खर्चा है। और ये वो खर्चे हैं जो एक बिजनेस के अंदर नॉर्मल बेसिस पे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या लिखा हुआ आगे? लॉस ड्यू टू फायर। ये है तो बिजनेस से जुड़ा हुआ ही खर्चा, लेकिन एक बात बताओ, क्या ये नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारे बिजनेस के अंदर रोज रोज आग लगती रहती है? हर साल आग लगती है? मतलब साल में एक बार आग लगेगी जरूर, ऐसा कंपलसरी है? नहीं। तो देखो मैंने यहां पे रेड पेन से लिखा है क्या? लॉस ड्यू टू फायर, यानी कि आग लगने की वजह से कुछ नुकसान हो गया। अब ये थोड़ा एबनॉर्मल नेचर का है, हर साल थोड़ी ना लगती है। तो मैंने कहा ठीक है, आपने इसको नेट प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया, वो बात बिल्कुल सही है, अकाउंटिंग में ऐसा होता है, लेकिन ये हर साल नहीं होगा। हर साल नहीं होगा। अगर ये ना हुआ होता तो आपके नेट प्रॉफिट कितने होते? अब एक बात बताओ, एक्सपेंसेस की लिस्ट में से एक एक्सपेंस यहां से हटाऊंगा, अगर एक्सपेंसेस की लिस्ट में से एक एक्सपेंस यहां से हटाऊंगा तो क्या होगा नेट प्रॉफिट के साथ में? एक्सपेंसेस की लिस्ट कम हो जाएगी। अगर मैं यहां से हटाऊंगा तो एक्सपेंसेस की लिस्ट कम हो जाएगी, और अगर एक्सपेंसेस की लिस्ट कम हो जाएगी तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। तो मैं यहां क्या करूंगा बच्चों? यहां पे मैं इसको ऐड कर दूंगा। ऐड क्या कर दूंगा? लॉस ड्यू टू फायर, यानी कि अगर आग ना लगी होती तो मेरे नेट प्रॉफिट कुछ और होते। कितने? 40,000 रुपीज से बढ़ जाते। ठीक है सर। आगे मैंने देखा क्या लिखा था? डेप्रीसिएशन। हां जी, मैं मानता हूं डेप्रीसिएशन लगना चाहिए था और आया भी हुआ है। अब मैं क्रेडिट साइड पे गया, क्रेडिट साइड पे मैंने देखा ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन एफडी। एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन एफडी क्या मेरे बिजनेस से रिलेटेड होती है? सोचने वाली बात है, किसी भी बिजनेस की बात करें तो क्या वो बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी होती है क्या? नहीं सर, ये तो हमारी अदर एक्टिविटीज होती हैं। मेरा काम क्या है? मेरा काम है पढ़ाने का, और मान लो मैंने कुछ एफडी बना रखी है और एफडी से मुझे इंटरेस्ट इनकम आती है, तो इंटरेस्ट इनकम क्या वो मेरे प्रोफेशन या मेरे बिजनेस से रिलेटेड है? नहीं सर, आपका काम तो पढ़ाने का था। तो इसका मतलब ये है कि ये इंटरेस्ट ऑन एफडी नॉर्मल बिजनेस के अंदर, ये तो आपने, ये मिस्टर एलजी ने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, लेकिन इसका बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, अगर इसका बिजनेस से कुछ रिलेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसको यहां से हटा देंगे। सिमिलरली मेरे पास में दिए हुए क्या? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, सर सोचने वाली बात है कि क्या मैं रोज रोज हमेशा अपने बिजनेस के अंदर आए दिन अपनी मशीनरी को बेचता रहता हूं, और बेचता हूं तो उससे प्रॉफिट्स ही होते हैं हमेशा? कहने का मतलब यह है कि बिजनेस के अंदर ये जो एलजी था, ये जो एलजी कंपनी अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स को बेच रही थी, उनको अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स को नहीं, अपने बिजनेस में एसेट्स को बेच रही थी, और उसको प्रॉफिट्स हो रहे थे। ये क्या इस वजह से हो रहे थे कि इसकी बिजनेस की वजह से? नहीं, ये तो किसी को किसी भी तरीके से हो सकते हैं, और ये एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं। क्यों एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं बच्चों? क्योंकि डेली बेसिस पे क्या हम आए दिन अपने प्रॉफिट, अपने एसेट्स को बेचते रहते हैं? नहीं सर, हम अपने एसेट्स को बेचते नहीं रहते, और ये लाजमी भी नहीं है कि हर साल बेचने पे हमें प्रॉफिट्स ही होंगे। तो कहने का मतलब ये जो दोनों इनकम्स थी ना, ये एबनॉर्मल नेचर की हैं, हमेशा नहीं होती, रेगुलर बेसिस पे नहीं होती है। ठीक है जी, तो हम इन दोनों को यहां से हटा देंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर इनकम की लिस्ट में से मैं इनकम को हटा दूं तो इनकम की लिस्ट कम हो जाएगी,
और अगर इनकम की लिस्ट कम हो जाएगी तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएंगे जी? नेट प्रॉफिट भी सर कम हो जाएंगे। तो मैं यहां क्या कर देता हूं बच्चों, देखो मैं यहां पे लेस कर देता हूं, लेस कर देता हूं इंटरेस्ट ऑन एफडी के नाम से, और साथ में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी के नाम से। ठीक है, कितना? इंटरेस्ट का 30,000 और प्रॉफिट ऑन सेल का 20,000। यानी कि अगर ये दो इनकम इंक्लूडेड नहीं होती तो हमारे एक्चुअल प्रॉफिट्स की स्थिति कुछ और होती। अब देखो जी, हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि आंसर गलत ना आए। 9,15,000 में हमने ऐड कर दिया कितना? 40,000 और लेस कर दिया 50,000। ठीक है, तो ये आ गया कितना? 9,05,000 रुपीज। ठीक है, 9,05,000 रुपीज का हमारे पास में प्रॉफिट्स आ गए। अब इसको क्या नाम दे दें? एडजस्टेड प्रॉफिट्स। एडजस्टेड प्रॉफिट्स है ना, हमने इसको नाम दे दिया 9,05,000 को एडजस्टेड प्रॉफिट्स। अब हो सर हम इसका क्या करेंगे, हम इसका क्या करें बताओ बच्चों? एडजस्टेड प्रॉफिट है। अब आप सोच करके बताओ कि एक्चुअल प्रॉफिट्स 9,15,000 थे या फिर 9,05,000 थे? सर 9,05,000 ज्यादा सही लग रहा है, 9,05,000 ही हमारे पास में प्रॉफिट्स थे। यानी कि कहने का मतलब यह है बच्चों कि जिस प्रॉफिट्स को हमने बेस लिया है, देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले कुछ क्वेश्चन किया था ना, यहां पे हमने अपने प्रॉफिट्स को बेस लिया था। ये देखो यहां पे हमने क्या किया था, हमने डिफाइन किया था क्या कि हमारे प्रॉफिट्स कितने हैं? 40,000, 50,000, 60,000। ये तो क्वेश्चन ने हमें दिए हुए थे। सोच करके देखो, अगर ये प्रॉफिट्स एक्चुअल प्रॉफिट्स ना हो, उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट हो, तो हमारा आंसर कुछ और होगा ना गुडविल का। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, मैंने अब इन प्रॉफिट्स की जांच करनी शुरू कर दी है। यानी कि सर हमारे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ने वाला है। हम क्या लेने वाले हैं? एडजस्टेड प्रॉफिट्स लेने वाले हैं। एडजस्टेड प्रॉफिट्स लेने वाले हैं का मतलब क्या है कि हम इन प्रॉफिट्स की भी जांच पड़ताल करने वाले हैं कि क्या ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो चलो करते हैं अब इस चीज के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन। तो ये ऐसा होता क्यों है? ऐसा इस वजह से होता है बच्चों, क्योंकि एक इंसान, एक पर्सन जब भी अपने गुडविल के नाम पे पैसे देता है तो वो उसी चीज के पैसे देगा जो कि उस बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट्स हों। यानी कि जो प्रॉफिट्स बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, अगर आप उसको भी काउंट कर लेंगे तो सामने जो देने वाला इंसान है वो तो बेचारा बर्बाद हो जाएगा। क्यों बर्बाद हो जाएगा? क्योंकि आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स के अलावा भी आपने उससे कुछ प्रॉफिट्स चार्ज कर लिए, तो उसको तो हैवी अमाउंट पड़ जाएगा ना। इस चीज को जांचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एडजस्टेड प्रॉफिट्स का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं छोटा सा, कि हम इन चीजों को लिख लेते हैं ताकि हमारे को ये बातें याद रहें। तो देखो गुडविल इज, देखो जी लिखना बच्चों मेरे साथ में, गुडविल इज टू बी पेड फॉर फ्यूचर। ठीक है जी, हमने गुडविल फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए दी थी कि फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स आपको हो रहे थे वो प्रॉफिट्स मुझे भी होंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको हम ये मानते हैं कि एज अ गुडविल अमाउंट buyer will pay for profits which would be relevant for future। ठीक है जी, जो फ्यूचर के लिए रेलेवेंस रखते हैं, एंड दैट इज
प्रॉफिट्स रिलेटेड टू कोर बिजनेस एक्टिविटी ओनली। ठीक है बच्चों, तो जो बायर है वो सिर्फ उसी अमाउंट के लिए पे करेगा, उसी अमाउंट की गुडविल पे करेगा जो कि कोर बिजनेस से रिलेटेड है, अदरवाइज वो इसके लिए नहीं पे करेगा। तो हमारे को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? फॉर द सेम पर्पस वी हैव टू कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट्स। एडजस्टेड प्रॉफिट्स मींस एक्चुअल प्रॉफिट्स विच इज कोरली रिलेटेड टू आवर बिजनेस। ठीक है, चलो अब करते हैं बच्चों अपने पास में जो है इलिस्ट्रेशन नंबर 2। देखना यहां पे दिया हुआ है हमारे पास में इलिस्ट्रेशन नंबर 2। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 के अंदर किस तरीके से दिया हुआ है आओ देखते हैं। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है ये, अमन परचेज भारतेंदुज बिजनेस, भारतेंदु जी का। ठीक है जी, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 इट वॉज एग्रीड दैट द फर्म गुडविल विल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years। 3 साल के एवरेज प्रॉफिट्स हमें निकालने हैं। ठीक है जी, अब यहां पे दिया हुआ है प्रॉफिट्स ऑफ भारतेंदुज बिजनेस फॉर लास्ट 3 year एंडेड ऑन 31 मार्च वर, ये थे 1 लाख रुपए थे 2017 के लिए, 1,10,000 थे 2018 के लिए और 2019 के लिए 85,000 रुपीज। अब देखो यहां पे ना कुछ चीजें लिखी हुई हैं। क्या चीजें लिखी हुई हैं? थोड़ा सा आप इसको और करीब से देखिए। वैसे तो आप लोगों के पास सबके पास में बुक है, लेकिन देखो मैं आप लोगों को ये स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं। देखो जी क्या लिखा हुआ है, 1 लाख के प्रॉफिट्स के अंदर इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹10,000। लो जी, ये तो खुद ही बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? एक एबनॉर्मल गेन था, यानी कि जो हमेशा नहीं होता था, नॉर्मली जो नहीं होता था। तो अब सोचने वाली बात है कि एक बार तो ये भारतेंदु जी को जो है वो बिजनेस में एबनॉर्मल गेन हो गया, क्या हर साल ही होगा? क्या खरीदने के बाद भी होगा? अगर ये बिजनेस कोई खरीद लेता है, अमन खरीद लेता है उसको, तो अमन के खरीदने के बाद भी क्या ये हमारे पास में इस तरीके के प्रॉफिट्स होंगे? नहीं सर, नहीं होंगे। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? इस 1 लाख रुपीज में से हमारे को ये 10,000 रुपीज हटाना पड़ेगा। ओके, आगे चलते हैं। 2018 में उनको प्रॉफिट्स हुए 1,10,000 के। अब क्या लिखा हुआ है? आफ्टर चार्जिंग एट एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000। अब एक बात बताओ, एबनॉर्मल लॉस क्या हर साल होता है? तो जैसे एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हर साल नहीं होते, ऐसे एबनॉर्मल लॉस भी हर साल नहीं होते। यानी कि अगर ये एबनॉर्मल लॉस ना हुआ होता तो हमारे एक्चुअल प्रॉफिट्स कितने होते? हमारे एक्चुअल प्रॉफिट्स 1,30,000 होते। तो ये एबनॉर्मल लॉसेस उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं। 2019 में क्या हुआ? 85,000, और इसके अंदर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 5,000 फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया? जैसे अभी हमने सीखा था ना, एफडी से कुछ इंटरेस्ट आ गया। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से अगर कुछ इंटरेस्ट हो जाता है तो हमारे पास में वो जो अमाउंट है दैट इज नॉट रिलेटेड टू अवर बिजनेस एक्टिविटी, एंड इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटी तो हम उसको क्यों अपने प्रॉफिट्स के अंदर इंक्लूड करेंगे? ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी, इनको यहां पे हटा देंगे। तो ऐसी इनकम जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं थी उसको हम यहां से हटा देंगे। तो 5,000 अगर हटा देंगे तो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा सर? 80,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो चलो एक बार ये ना क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को कॉपी में करते हैं किस तरीके से हमें ये करना है। ठीक है, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करेंगे और अपने हाथ से करेंगे क्वेश्चन को हमेशा ही। बात समझे आप मेरी? अगर आप अपने हाथ से नहीं करेंगे ना, ऐसा दिखता है, लगता है हमारे को कि हमें तो सर समझ में आ गया। इलिस्ट्रेशन पढ़ के कुछ बच्चे क्लासेस में ऐसे ही करते हैं। वो क्या करते हैं, हाँ सर हमें समझ में आ गया, हम आगे अपने आप कर लेंगे। ऐसा नहीं होता बेटा, आप उसको इमीडिएटली कीजिए। घर जाकर के कर लेंगे का कोई मतलब नहीं होता, घर के लिए तो होमवर्क मिलता है ना।
ठीक है सर, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लिखने हैं ईयर, इसका आंसर फ्रेम करने का हम सबसे पहले ऊपर वही लिखेंगे, पेज नंबर 3.7 इलिस्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है, और हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ईयर। ठीक है सर, अब हम लिखेंगे क्या, एडजस्टमेंट। ठीक है जी, और ये क्या है हमारे पास में, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है जी, तो यहां पे मैं लिख देता हूं ईयर एंड प्रॉफिट। ठीक है, और दूसरा कॉलम एडजस्टमेंट का। ईयर कब का था, ईयर था 2017 का, और हमारे जो उस साल के प्रॉफिट्स थे वो कितने बताए गए थे, वो प्रॉफिट बताए गए थे 1 लाख रुपीस के। ठीक है, और इसके अंदर हमने एडजस्टमेंट करनी है क्या, माइनस कर देना है 10,000 रुपीस। क्यों, क्योंकि ये हमारे एक एबनॉर्मल गेन थे, तो 90,000 हमारे प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, बुक सबके हाथ में होनी चाहिए। 2018 में क्या हुआ, 2018 में ऐसा हुआ कि हमारे जो प्रॉफिट्स थे वो 1,10,000 दिखाए गए थे, लेकिन इसके अंदर एक एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड था। अगर ये लॉस एबनॉर्मल है तो ये एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इसको ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि अगर ये लॉस नहीं हुआ होता, अभी तक ये लॉस अगर एडजस्ट नहीं हुआ होता, तो हमारे नेट प्रॉफिट्स क्या हो जाते, बढ़ जाते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 1,10,000 में 20,000 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1,30,000 रुपीस आफ्टर एडजस्टमेंट। 2019 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब हमने प्रॉफिट्स को माना था कितना, 85,000 रुपीस का, और उसके अंदर नॉन इंटरेस्ट, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट इंक्लूड कर दिया था हमने उसका इंटरेस्ट। तो ऐसा इंटरेस्ट हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, हम उसको हटा देंगे। अगर हटा देंगे तो ये एक इनकम थी, इनकम अगर हटेगी तो नेट प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जी, नेट प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये 5,000 रुपीज हम यहां से क्या कर देने वाले हैं बच्चों, हटा देने वाले हैं, माइनस कर दो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 80,000। ठीक, अब ये आ गए हमारे टोटल प्रॉफिट्स, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट, है ना, यही है ना ये, हां सर, देखो आसान है ना। ठीक है जी, अब ये जो हमारे पास में टोटल आ जाता है वो आ जाता है 3 लाख रुपीस। 3 लाख रुपीस को हम डिवाइड कर देंगे कितने ईयर से, 3 से। ठीक है ना, 3 साल के प्रॉफिट्स थे ये, तो हमारे एवरेज प्रॉफिट्स कितने आ जाएंगे, एवरेज प्रॉफिट्स आ जाएंगे बच्चों 3 लाख डिवाइडेड बाय 3, 1 लाख। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, गुडविल। गुडविल हम कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया हुआ है हमारे पास में, क्वेश्चन में गिवन था कि ये 2 साल के लिए है, तो 1 लाख multiplied by 2 is equal to 2 lakh rupees is the amount of goodwill। ओके, तो हमने गुडविल निकाल ली जी इस तरीके से। ठीक है, देखो सर, हुआ जरूर है कि ये थोड़ा सा लेवल बड़ा है क्वेश्चन का, थोड़ा एक्सटेंड किया है, लेकिन आसान है, बहुत ही आसान है। हमें क्या करना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अच्छा जी, चलो अब कुछ और क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं। हम ना करते हैं क्या, इलिस्ट्रेशन नंबर 3। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 भी कुछ इस तरीके की है। हां सर, हमें तो प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है बच्चों। जब हम नया नया कुछ सीख रहे होते हैं ना, तो उसी टाइम अगर हम कुछ प्रैक्टिस कर लें तो वो प्रैक्टिस करने से वो चीज आसान भी हो जाती है और फ्यूचर तक याद भी रहती है। चलो खैर, पढ़ते हैं इसको। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 में दिया हुआ है कि सिमरन परचेज अनीताज बिजनेस, ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2019 इट वाज एग्रीड
टू वैल्यू द गुडविल एट 3 years परचेज, 3 year परचेज, ठीक है जी, 3 साल के परचेजेस थे हमारे पास में, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। एट नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं सर? 3 ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 year, 4 साल के प्रॉफिट्स हमारे को क्या थे? गिवन थे। अच्छा जी, चलो अब पढ़ते हैं जी कौन कौन से प्रॉफिट्स थे। 90,000, 160, 180 और 2,20,000 के हमारे प्रॉफिट्स थे। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ये यहां पे पहले क्वेश्चन को समझना है। अब ये एडजस्टमेंट्स के बारे में बात की गई है। क्या एडजस्टमेंट है ये? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, यानी कि फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, एन एसेट वॉज सोल्ड एट ए गेन ऑफ ₹10,000। तो अब इसका क्या करेंगे, खुद सोचो कि हम क्या करेंगे। ऐसे प्रॉफिट्स हमेशा थोड़ी होते हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे, यहां से हटा देंगे। ऐसे प्रॉफिट्स हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं है, तो हमारा प्रॉफिट जो था 90,000 का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ए मशीनरी गॉट डिस्ट्रॉयड इन एन एक्सीडेंट and 30,000 was written off as profit and loss account। अब एक बात बताओ, हमने क्या किया, हमारी किसी मशीनरी का कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ उसके अंदर काम खराब हो गया, अब वो मशीनरी डिस्ट्रॉय हो गई और हमने उसको क्या कर दिया जी, कचरे के भाव बेच दिया या रख लिया या कुछ भी हुआ, वो जीरो हो गई उसकी वैल्यू, हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया। अब एक बात बताओ, क्या मशीनरी का डिस्ट्रॉय होना एक नॉर्मल लॉस है? नहीं सर, ये बिजनेस से होने वाले लॉसेस तो हैं, लेकिन नॉर्मल लॉसेस नहीं है। तो नॉर्मल लॉसेस नहीं है तो हम इसको यहां पे जगह देंगे ही नहीं अपनी एडजस्टमेंट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस की लिस्ट में लिखा हुआ होगा ना P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे, तो हम उसको वहां से हटा देंगे। एक्सपेंसेस की लिस्ट जब गिरेगी, कम होगी, तो नेट प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। बच्चों बहुत ही सिंपल है इसको करना, हमें सिर्फ क्या देखना है कि हो क्या रहा है, यानी कि प्रॉफिट या फिर लॉसेस, यानी कि देखना है एक्सपेंसेस या फिर इनकम। एक्सपेंसेस का नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट देखना है और इनकम का भी नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट देखना है। बहुत आसान है, ठीक है जी। तो ये 30,000 के जो एक्सपेंसेस थे वो प्रॉफिट में, लॉसेस थे वो प्रॉफिट्स के अंदर ऐड हो जाने वाले हैं। देखो क्या लिखी हुई है थर्ड एडजस्टमेंट, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 में भी शायद कुछ चीज हुई है। द फर्म एसेट वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, ठीक है जी, इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग 10,000 रुपीज। एक बात बताओ, सोचने वाली बात है कि हमारा जो क्या नाम है फर्म का एसेट था ना, वो इंश्योर्ड नहीं था, इंश्योरेंस हमने उसका नहीं करवाया हुआ था, और जो इसका इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया था कितना, 10,000 रुपीज था। अब सोचने वाली बात है कि ऐसा इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे पास में एडजस्ट होता है ना हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर हाँ बिल्कुल आता है, तो यानी कि ये एक एक्सपेंस है और ये एक्सपेंस आना चाहिए था। इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट 10,000 रुपीज, हाँ जी सर बिल्कुल आना चाहिए था। अगर ये एक्सपेंस हमने लिख दिया होता अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि नहीं लिखा हुआ, लिखा है ना नॉट इंश्योर्ड, ठीक है, अगर हमने एक्सपेंस को लिख दिया होता तो हमारे एक्सपेंसेस की लिस्ट क्या हो जाती सर, बढ़ जाती, और अगर एक्सपेंसेस की लिस्ट बढ़ जाती तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाते, कम हो जाते। तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट्स को, जो इस साल के प्रॉफिट्स होंगे नेट प्रॉफिट्स, उसको हम कम कर देने वाले हैं, ठीक है। बस 3 ही एडजस्टमेंट थी, यानी कि 2019 के अंदर कोई कांड नहीं हुआ, वो आसानी से एज इट इज बीत गया। तो बहुत आसान है, इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे ईयर एडजस्टमेंट, ठीक है जी। तो ऊपर लिखना क्या है, ऊपर वही लिखना है। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, तो हमने तरीके से काम करना है बिल्कुल। और ऊपर क्या लिखना है बच्चों, ऊपर लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ, जो हम काम कर रहे होते हैं ना उसको लिखते जरूर है कि ये है क्या, कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स,
एडजस्टेड प्रॉफिट्स। ठीक है, अब एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकालने के लिए हमारे को क्या चाहिए? ईयर चाहिए सबसे पहले। दूसरा हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट्स। फिर चाहिए हमारे को क्या? एडजस्टमेंट्स। और बाद में क्या आ जाता है लास्ट में? प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है, इस तरीके से हमें बनाना है। तो देखो बच्चों, ईयर कौन सा था सबसे पहले? ईयर था हमारे पास में 15-16, ऐसा बोलेंगे हम इसको। ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 को हम कैसे बोलेंगे? 15-16। 15-16 के प्रॉफिट्स कितने थे सर? 90,000 रुपीस के थे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी समझाया कि हमारे पास में क्या था, एक एसेट बिक गया था और उसके ऊपर प्रॉफिट हो गया था, तो ये प्रॉफिट्स हम नहीं मानेंगे, नॉर्मल है। नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे? इसको लेस कर देंगे सर, डिडक्ट कर देंगे। यहां से 10,000 डिडक्ट कर दिया तो हमारे पास में कितना आ गया? ये 80,000 रुपीस आ गया। 16-17 के हमारे प्रॉफिट्स कितने थे? 1,60,000 बताए गए थे, है ना। अब 1,60,000 के अंदर एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है कि डिस्ट्रॉय हो गई थी हमारी एक मशीनरी, उसकी वजह से हमें 30,000 P&L अकाउंट में लिखने पड़ गए थे। अगर ये डिस्ट्रॉय ना हुई होती, नॉर्मली अगर हम सोचे डिस्ट्रॉय ना हुई होती, तो ये हमारे 30,000 के जो अमाउंट थे वो एडजस्ट ना हुए होते, यानी कि उसमें लगे ना हुए होते। एक्सपेंस को हटा देंगे हम, तो एक्सपेंस हटाएंगे तो वो नेट प्रॉफिट में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। यानी कि अगर ये लॉसेस नॉर्मली तो होते नहीं है, नॉर्मली अगर ये लॉसेस ना हुए होते तो ये हमारे नेट प्रॉफिट में ऐड ही हो जाते, यानी कि हमारे नेट प्रॉफिट बढ़ जाते। तो कितने हो जाते? 1,90,000 रुपीस। ठीक है सर। थर्ड ईयर के यानी कि 17-18 के जो प्रॉफिट्स थे वो थे 1,80,000 रुपीस। और इस साल बोला गया कि इंश्योरेंस ना पे करने की वजह से हमारे पास में प्रॉफिट्स कितने थे? 1,80,000। तो नॉर्मली तो हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अगर हम पे कर देते तो हमारे नेट प्रॉफिट क्या हो जाते? घट जाते, यानी कि ये 1,70,000 हो जाते। और 18-19 के अंदर तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो कोई एडजस्टमेंट ना होने की वजह से ये प्रॉफिट 2,20,000 ही होंगे। अब हमने क्या निकाल लिए? ये टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट्स। ठीक है जी, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट्स कितने हैं? 6,60,000 रुपीस। ओके, अब 6,60,000 को मैं क्या डिवाइड कर देता हूं? अब मुझे चाहिए क्या? एवरेज प्रॉफिट्स, है ना। तो देखिएगा, एवरेज प्रॉफिट्स कितने आ जाएंगे? आप लोगों के सामने ये स्क्रीन पे बिल्कुल सीधा दिख रहा है। एवरेज प्रॉफिट्स जो होंगे हमारे 6,60,000 डिवाइडेड बाय 4। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं तो ये आ जाता है 1,65,000। मैंने डिवाइडेड बाय 4 क्यों किया बच्चों? समझ में आई है ना, क्योंकि 4 सालों के प्रॉफिट्स हैं ये। ओके, जैसे आप लोगों के साथ में होता है ना कि नंबर्स जो दिए हुए होते हैं उनको आप डिवाइड कर देते हैं, टोटल नंबर करके आप सब्जेक्ट से, नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आपकी परसेंटेज आ जाती है। ऐसे ही इसके भी अमाउंट आ गए कितने? 1,65,000 एवरेज प्रॉफिट्स। अब हमें निकालनी है क्या? गुडविल। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज से हमें मल्टीप्लाई कर देना है किसको? एवरेज प्रॉफिट्स को। एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये हमारे एवरेज प्रॉफिट आ गए थे 1,65,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है बुक में मेरे को दिए हुए थे कितने? 3 ईयर्स। तो हमारी जो गुडविल है वो कितनी आ गई है? 4,95,000 रुपीस, है ना। 4,95,000 रुपीस की हमारी ये गुडविल आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे को ये एडजस्टमेंट टेबल बनानी है एक तो, और उसके बाद में एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद हमारे को क्या करना है? गुडविल का अमाउंट निकालना है।
ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास के अंदर जो हमने सीखा वो ये सीखा कि किस तरीके से हम एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट्स निकालते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए दूसरे मेथड को भी समझेंगे। और बच्चों आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस चीज को प्रैक्टिस करना है, तो आप लोग इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिए। एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं पीछे आपके पास में अनसोल्ड, आप उसको कर सकते हैं। मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं आज, ठीक है बच्चों, अपना होमवर्क नोट करो। आप होमवर्क के अंदर अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका आज का होमवर्क है। तो आई होप आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर काफी मजा आया होगा। मुझे भी आप लोगों को पढ़ा करके बहुत मजा आता है। थैंक यू वेरी मच।